हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कीमोफिलिक एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। देखो, केमिकल बॉन्डिंग ना पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। अगर वो तुम्हारी नींव ही खराब हो गई या उसमें तुमने कंजूसी कर दी या टीचर ने बताने में कंजूसी कर दी तो जिंदगी भर केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। होता क्या है, आजकल मार्केट में ऐसी चीज़ें आ रही है, ऐसे ऐसे आदमी आ रहे हैं कि आपको ए और बी के बीच में मान लो दो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। अब भैया ये तो अंधा भी बता देगा, बहरा भी बता देगा देख के कि ये दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखे हैं ए और बी के बीच में, लेकिन ये दो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रखे हैं, इनका रीजन क्या है, वाई, जो ये वाई का आंसर है ना, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब तुम कहोगे कि सर हमें वाई का आंसर क्या करना, हमारा जब पेपर इससे हो जाएगा। अरे पेपर कर लोगे, लेकिन इन फ्यूचर जब कभी इंटरव्यू में बैठोगे ना, टीचर आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनके बीच में दो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। वो पहला आंसर तुम्हें ये बताएगा कि ए और बी के बीच में दो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, तो बेटा ये बता कि ये दो बॉन्ड फॉर्मेशन ही क्यों हो रहे हैं, तीन क्यों नहीं हो रहे। तो मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन लो तो अच्छी लो, बिल्कुल परफेक्ट लो कि आगे जाके इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। हर चीज़ का रीज़न ये तो मतलब बच्चा भी बता दे, तुम बुक पढ़ के तुम बता दोगे, फिर हम में तुम्हारे में डिफरेंस ही क्या हो जब तक तुम्हें रीज़न ही पता नहीं लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह जाने से बचो। पढ़ना है अच्छा पढ़ो, जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ो, बिल्कुल जो तुम्हें रीज़न दे, कंसेप्ट क्लियर कराए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी, हाँ ये होता है, अरे गंदे थोड़े, पागल थोड़े ना हम होते हैं। तो ये केमिकल बॉन्डिंग इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करूँगा। बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, जो वे लूप्स होते हैं ना, वो लूप्स की शेप ही ऐसी क्यों होती है, वो ट्रायंगुलर शेप क्यों नहीं हो सकती, वो स्पेरिकल शेप में क्यों नहीं हो सकती, एस ऑर्बिटल स्क्वायर में इसमें स्पेरिकल ही क्यों होती है, उसमें एक ही लूप्स क्यों होता है, पी ऑर्बिटल में दो लूप्स ही क्यों होते हैं, डी ऑर्बिटल में 4 क्यों होती है, एफ में 6 क्यों हो जाते हैं, 8 क्यों नहीं हो सकते। ये सब रीज़न क्यों, क्योंकि लूप्स का इनका पूरा नींव है ये। तो जब ये तब तक तुम समझ नहीं पाओगे तब तक आगे अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक अच्छी सी फील होती है जब तुम्हें कोई अलग सी चीज़ बताएगा ना, नई सी, कि हाँ सर ये चीज़ का हमें कंसेप्ट पता है, इसका रीज़न ये है, तभी तो चीज़ें बताओगे। और इधर उधर से नोट से पढ़ के तुमने बोर्ड पे लाके छाप दिया तो उसका क्या रीज़न बताओगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत मैं बताता हूँ कि अब तक तो तुम्हें यही लगता था कि दो एटम के बीच में सिर्फ मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं। यही बात है, तुमने आज तक यही पढ़ा है कि दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं, जिसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई हो सकते हैं। लेकिन अब तुम बड़े हो गए, चीज़ें बदल गई है, तुम्हारा लेवल बढ़ गया। अब तुम एक एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड नहीं हो सकते, एक एटम के बीच में मैक्सिमम 5 बॉन्ड हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वे जो 5 बॉन्ड हुए हैं क्या इसमें एक सिग्मा और 4 पाई है, लेकिन नहीं। अब एक नया बॉन्ड और इन्वेंट हुआ है जिसको हम बोलते हैं, इन्वेंट तो पहले हो चुका था लेकिन तुमने नहीं पढ़ा था, जिसका नाम होता है डेल्टा बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है कि जब ये दो एटम के बीच में मैक्सिमम 5 बॉन्ड हो सकते हैं, तो अगर अब तुमसे कोई पूछ लेना पढ़ने के बाद कि दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं, तो वो 3 नहीं 5 बॉन्ड हो सकते हैं, जिसमें एक सिग्मा होगा, जिसमें 2 पाई होंगे और 2 आपके डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर डेल्टा बॉन्ड क्या होता है। तो डेल्टा बॉन्ड ना तुम्हें क्लस्टर में पढ़ने को मिलेगा। जब तुम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें क्लस्टर में तुम पढ़ोगे कि ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। कि एरा गैरा नत्तू गैरा कोई भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता कि तुमने उठाया कि बना दो डेल्टा बॉन्ड, नहीं। स्पेशलिटी होती है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन की कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही कर सकते हैं। और ट्रांजिशन मेटल में भी स्पेशलिटी होती है कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ DXY और DXY ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है जनरली, तभी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या फिर DX² माइनस के Y² की ओवरलैपिंग होगी तभी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल बता देता हूं तुम्हें। Re2Cl8 Cl8 2 नेगेटिव, ये क्लस्टर होता है। तो इस क्लस्टर में क्या होता है कि जो Re और Re के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो 4 होते हैं। इधर क्लोरीन 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 क्लोरीन, इस तरीके से स्क्वायर शेप में बन जाता है क्लोरीन। ये क्लस्टर होते हैं जिनमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और इसमें क्या होगा, एक डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इन बॉन्ड को दूसरा नाम भी दिया गया क्वाड्रपल बॉन्ड।
क्वाड्रपल बॉन्ड बोलते हैं इनको। अगर तुम्हें 4 बॉन्ड दिख जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रपल बॉन्ड। तो ये चीजें एक एक चीज एग्जांपल के साथ बताऊंगा, हर एक चीज का एग्जांपल दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। तो तुमने आज तक क्या पढ़ रहे थे कि 2 ही बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन मैं बता रहा हूं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 बॉन्ड। कहां पढ़ोगे? ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ोगे, जब क्लस्टर पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो मैक्स इसमें कितने हो गए? 4 बॉन्ड। और 5 बॉन्ड का एग्जांपल देता हूं तुम्हें, उतारते रहना, नोट्स ऐसे बनाओ कि एक एक चीज इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखनी है। अब देखो, अब होता क्या है कि 5 बॉन्ड का एग्जांपल, मोलिबिडम। देखो मोलिबिडम तुमने देखा होगा, मोलिबिडम में नाइट्रोजन एरोमेटिक, ये इधर पॉजिटिव चार्ज, ये जो कंपाउंड होता है मोलिबिडम का, इसमें कितने होते हैं? 5 बॉन्ड होते हैं। हो गए ना 5 बॉन्ड, क्लस्टर है ये भी। अब यहाँ पे मोलिबिडम की जगह क्रोमियम भी हो सकता है, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब इसमें 5 बॉन्ड है। 5 बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे और 2 हमारे डेल्टा बॉन्ड होंगे। अब इनका फॉर्मेशन भी अलग होता है। फॉर्मेशन तुमने देखा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इतना तो बेसिक पता है ना। लेकिन इन केस में ओवरलैपिंग का सिस्टम भी डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है दिखाता हूं तुम्हें। मैं क्या बताया था कि dxy ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करके इनको बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है इस तरीके से। अब होता क्या है, पेन से दिखाता हूं। ये dxy ऑर्बिटल होगी और ये dxy ऑर्बिटल होगी, और जब कभी भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से 4 आपके ओवरलैपिंग जोन बनेंगे, दोनों के दोनों 4 के 4। तो टोटल इंटरेक्शन किसके? जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो टोटल 8 लूप्स के इंटरेक्शन से होता है। तो यही स्पेशलिटी होती है डेल्टा बॉन्ड की, कि कोई ऐसे नहीं कि कोई भी बना देगा। तो अब अगर तुमसे कोई केमिस्ट्री में पूछ ले कि मैक्सिमम 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, तो 5 हो सकते हैं। जो लास्ट वाला बॉन्ड होता है उसको हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करते हैं क्लस्टर में। तो हर एक चीज का एग्जांपल दे दिया तुम्हें, 4 बॉन्ड का एग्जांपल दे दिया। इस बॉन्ड को जिसमें 5 बोलते हैं, इसको क्विंटपल बोलते हैं। इस बॉन्ड को, बात समझ में आ रही है? अब मैं इतनी देर से बॉन्ड तो कर रहा हूं, लेकिन बॉन्ड होता क्या है? क्या होता है बॉन्ड? देखो, बॉन्ड एक तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे? वो किसी के बीच में हो सकते हैं, मेरे तुम्हारे बीच में है, कोई टीचर स्टूडेंट के बीच में है, या फिर स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में है। कहीं भी इस दुनिया में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है तो उनके बीच में कोई भी एक बॉन्ड एग्जिस्ट हो सकता है। माता पिता के बीच में, हमारे माँ और बेटे के बीच में, तो ये एक बॉन्ड बन जाता है। हम क्या बोलते हैं? एक बॉन्ड। तो बॉन्ड एक बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब तुम कहोगे कि सर रिपल्शन वाले भी तो हो सकते हैं। देखो, बॉन्ड हमेशा तभी बनेगा जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होगी रिपल्सन फोर्स पे। अब भाई हम दोनों के आपस में लड़ाई है, मान लो 2 बंदे हैं, उनके आपस में लड़ाई है। अब अगर उनके बीच में कुछ रखना ही नहीं है तो एक दूसरे से दूर ही भागेंगे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के सामने आना ही नहीं है, वरना वे लड़ाई करेंगे। तो जब कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होगी रिपल्सन पे, तभी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और एक बात ध्यान रखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ रही होगी। कैसे? ऐसे थोड़ा ही ना कि बॉन्ड ऐसी फॉर्मेशन कर लिया। भाई 2 बंदे हैं, एक बंदा ये है ए और एक बंदा है बी। अब होता क्या है, ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद ये भाई प्रॉब्लम में आ जाता है और ये भाई खुश हो जाता है। अब इन दोनों में क्या रहेगी? मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि दोनों के दोनों खुश होने चाहिए, ये नहीं कि एक खुश है दूसरा खुश नहीं है, तभी एक स्टेबिलिटी। इसी को तो बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे थोड़े ही ना होता है। भाई अगर तुम्हारा किसी के साथ कंफर्ट जोन नहीं बनेगा तो तुम्हारी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तुम तो अनस्टेबल ही रहोगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए तभी होगी वो जब उसमें स्टेबिलिटी आ रही होगी, अदरवाइज वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है, इंसानों के बीच में तो बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्शन से हो जाता है, लेकिन अगर हम केमिकल कंपाउंड की बात करें तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है?
तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग से। कैसे दिखाता हूँ। सपोज करो कि दो एटम है, एक एटम ये है और एक एटम क्या है बी। अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अपनी ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की, और उस ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे को आपस में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। और जहां ये जो रीजन होता है इसको हम ओवरलैपिंग जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग जोन बोलते हैं। अब देखो, अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर सकते हैं तो ए एटम है, तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बी खाली ओवरलैपिंग कर सकता है। एक तरीके का बॉन्ड ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, तब बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि कभी मान लो कि ए अपने क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी अपना खाली बैठा है, तब भी ओवरलैपिंग हो सकती है। या फिर और मानो होगा क्या कि हमारा एक एटम है वो किसी बी के साथ कंबाइन कर रहा है और ए एटम है, तो ये भी ओवरलैपिंग हो सकती है इस तरीके की। ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे ही हमारा क्या हो सकता है कि एक एटम हो गया, इससे 4 एटम कनेक्ट है, ए ए ए, और यहाँ पे ओवरलैपिंग करके बी एटम से, तब भी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन किसी प्रकार से भी हो सकता है, वो दोनों टर्मिनल बॉन्ड फॉर्मेशन से भी हो सकता है, वो ब्रीजिंग की तरह भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है कि इस बी एटम ने इन दोनों को होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से ए और ए की स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ये दोनों स्टेबल हो रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड को, जिसमें ए और बी, ऐसे बॉन्ड को हम 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। अब इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये था कि बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। भाई तुमने तो कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड पढ़ा है ना, उधर से एक कार्बन देता है, इधर से एक कार्बन देता है, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। या CH4 कंपाउंड पढ़ा होगा, उसमें एक हाइड्रोजन देता है, एक कार्बन देता है, तब वे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो तुम्हें तो यही गलतफहमी थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, लेकिन नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की है। कहोगे सर बता तो दिया, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताते, H2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव में बताओ, जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो इसमें क्या आएगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0.5 का आएगा। तो एक बॉन्ड तो फॉर्मेशन हुआ ना। तो जो ये H2 पॉजिटिव एग्जांपल है, किसका है, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का। अब ये देखिए ए और बी के म्यूचुअल, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, जब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, शेयरिंग करने से वे स्टेबल हो रहे हैं, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवैलेंट तो बहुत होते हैं, कार्बन के या ऑर्गेनिक के मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं। कार्बन हो गया, CH4 हो गया, कुछ भी, XYZ, बहुत एग्जाम्पल है इसके। अब ए और बी, अब इस केस में क्या होता है, इसको कितना बोलेंगे हम, इसको हम बोल देंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इनके नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कभी नेमिंग भी आ जाती है कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इनमें से कौन सा है। तो पता कैसे करोगे, वो इस तरीके से ओवरलैपिंग जोन से ही तुम्हें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आपस में ये एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ए और बी के एटम में, अब ए से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बी से कोई नहीं आ रहा, तो ऐसे बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बोलते हैं। किसमें पढ़ा है कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, एग्जांपल बताता हूं। तुमने पढ़ा होगा कि जब BH3 एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अमोनिया इसको अपने क्या देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, तो एक डेटिव बॉन्ड बनाता है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, लेकिन बोरोन की ऑर्बिटल खाली है, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसमें दिए, बोरोन की ऑर्बिटल में, तो जिसकी वजह से हमारा क्या बन जाता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाता है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाता है। तो जितने भी डेटिव बॉन्ड होते हैं, या जिसमें मैं कहता हूं जिसके पास डेफिशिएंसी है, या एक लुईस एसिड का इंटरेक्शन अगर तुम किसी लुईस बेस से करा देते हो, तो वो सारे के सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए। उसमें क्या होगा, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आओ इसकी बात करते हैं। नोट करते रहना, नोट करते रहना, चीजें स्किप नहीं होनी चाहिए। अब ए एटम है और इसमें थर्ड वाला वो क्या है, कर रहा है, ब्रीजिंग का काम कर रहा है। तो इस केस में भी हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है B2H6। अब B2H6 में होता क्या है कि एक बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन होता है।
और इस बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर देखो बोरोन के पास क्या होता है, मान लो ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये इधर आ गया, अब इसकी ओवरलैपिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर देता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से देता है। अब अगर इसने बोरोन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया और हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो जो ये ऑर्बिटल होगी ये तो खाली होगी, और इधर से जो ये ऑर्बिटल होगी ये इधर से खाली होगी। तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है। और जो ये बॉन्ड होता है, ये कंप्लीट बॉन्ड, देखो हाइड्रोजन से एक आएगा, बोरोन से कितने होते हैं? 3, 1 2 और एक ये आ गया 3, ये खाली है। तो ये जो कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये वाला बनाना बॉन्ड, मेन ग्रुप एलिमेंट में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को, इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्या हो सकता है? ऐसे ही 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हो सकता है। वो एग्जांपल क्या है उसका? ऐसे इसका एग्जांपल होगा Al2Cl6। अब इस केस में जब एल्यूमिनियम बनाएगा तो इसी तरीके से बनाता है। ये देखिए एल्यूमिनियम, ये देखिए एल्यूमिनियम, क्लोराइड 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 क्लोराइड। अब इस केस में क्लोराइड के पास लोन पेयर भी है, तो क्लोराइड अपने लोन पेयर भी देता है, और ये जो कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है AlCl और Al के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये तो बॉन्ड है, किसी तरीके से तुम ओवरलैपिंग जोन देख के बता सकते हो कि क्या नेम है इसका, बशर्ते एग्जाम्पल तुम्हें पता है। अब मैं तुम्हें एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते जा रहा हूं, तुम्हारा माइंड ना बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि हाँ, तुम सोच पाओगे कि हाँ उसमें ये कब बॉन्ड हो सकता है, उसमें अगर ये आ गया तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। मेन ग्रुप में ये सारे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन डिटेल में डिस्कस किए हैं आराम से। अब देखो ये हो गया 3 सेंटर हो गया, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। अब ये जो लास्ट वाला है ना 4 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन नेट में भी पूछे जा सकते हैं, पूछा जा चुका है इनफैक्ट। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है, तुमने Li4CH4 जो ये कंपाउंड होता है, इसमें 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की, ये। अब इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिव कॉर्नर पे लिथियम लगा होता है, ये हो गया लिथियम। अब ये क्या होगा? लिथियम, और ये क्या होगा? लिथियम। अब इसके जो अल्टरनेटिव है, ये इन पे लगा होता है CH3 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 और CH3। और जो ये बॉन्ड है एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं? इस तरीके से। एक टेट्राहेड्रल से बन रही है कि नहीं बन रही? देखो ध्यान से, बन रही होगी। अब देखो इस केस में जो ये आ रहा है बन के, ये वाला और ये वाला पोर्शन और ये वाला, ध्यान से देखो, इसमें हाफ जोन में बता रहा हूं, इतने वाले में, ब्लू वाले में, इतने से लेके ये पोर्शन देखो। कोई भी टेट्राहेड्रल यूनिट देख लेना, ये देख लेना, इसमें भी एक लिथियम को 3 लिथियम मिलेंगे एक। तो जो ये CH3 ग्रुप है, इसमें किसका काम कर रहा है? ब्रीजिंग का काम कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ऐसे, इस तरीके से। 3 लिथियम हो गए, और लिथियम होने के बाद इधर से क्या आती है? CH3 क्या रहेगा? एक sp3 हाइब्रिडाइड रहेगा, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है नेट में, उसने इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके दिया था। ये एनर्जी लेवल हो गया, और इधर क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। दिख पा रहे हैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन? अब ये इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो है, ये तो 3 लिथियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक CH3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम ध्यान से देख पा रहे हो, ये CH3 एक sp3 इस तरीके का, और ये 3 जो लिथियम है इसी तरीके से बना के दिए थे। तो इसको क्या बोलते हैं? 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। और ये किस में होता है? Li4CH4 में होता है। तो कोई भी टेट्राहेड्रल यूनिट जिसमें इस तरीके का एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल तो क्या हो गया? एक होता है एडमेंटेन में। देखो बहुत ही रेयर अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आ चुका है 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, तभी तो मुझे कराने की जरूरत पड़ रही है, वरना मैं क्यों कराता।
अब देखो, अगर इसके ऊपर मैं +2 चार्ज लगा देता हूँ तो इसमें भी 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट हो जाते हैं। कैसे? अगर मैं इसकी सारी ब्रीजिंग जोड़ देता हूँ इस तरीके से, तो इसमें भी हमारा 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हर एक टेट्राहेड्रल यूनिट जब तुम देखोगे, मैच करोगे इस तरीके से, एक यूनिट उठाओ टेट्राहेड्रल, तो ब्रीजिंग पे क्या आ जाएगा, तुम्हें ये कंपाउंड कॉमन मिलेगा। तो 2 कंपाउंड ऐसे बता दिए जिसमें 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, और इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन TFR के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेट में तो ये पूछ चुके हैं, TFR में ऐसे ऑर्बिटल बना के दे देगा और पूछ लेगा। तो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ खुल रहा है दिमाग। तो ये कंपाउंड याद रखना, एडमेंटेन फॉर्म में +2 चार्ज। तो इसके बारे में ना एडमेंटेन के मैंने बहुत डिस्कस कर चुका हूँ पहले, उसमें भी मेन ग्रुप एलिमेंट में भी बता चुका हूँ। अब केमिकल बॉन्डिंग में भी बता दिया कि इसकी खास बात, अगर इस पर +2 चार्ज लग जाता है तो 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाता है। बात समझ में आया? अब 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ओवरलैपिंग की वजह से होता है। ओवरलैपिंग किसकी हो रही है? ऑर्बिटल की हो रही है। अब भाई क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑर्बिटल क्या होती है, इनको क्या मतलब चुल पड़ी है कि ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, क्या खास बात है इनके अंदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट, तुम्हें क्या लगता है, क्वेश्चन हमेशा ये भी आता है, क्या खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकती है? यस, कर सकती है। कैसे? तुम्हें बताया है, B2H6 में डाल के लिख लेना कि B2H6 में वैकेंट ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकती है, और करती है इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो एक तरफ तो 2 बॉन्ड आ जाते हैं, और एक तरफ वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन की, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है। इसी बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना B2H6 में। अब देखो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ध्यान से देखो, इतना पोर्शन पढ़ा दिया। क्वेश्चन हर एक चीज से छुपा है। तुमने अगर ध्यान से इनको नोट्स बनाए, अच्छे अच्छे एक चीज लिखी ना, जो मैं बोल रहा हूँ, कंजूसी नहीं करनी। कंजूसी कर दी तो खुद का नुकसान करोगे। अब क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। एग्जांपल पूछ लेता, ये पूछ लेता कि इसमें क्या है, ये sp3 है, ये 3 लिथियम है, ये 3 लिथियम है। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन कि वैकेंट ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकते हैं, यस। तीसरा क्वेश्चन कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड कितनी हो सकती है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल S2 पॉजिटिव उठा के देख लो, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ गया। बात सिंपल है ना। अब नेक्स्ट चीज क्या बचती है कि सर आप ऑर्बिटल करे जा रहे हो, ये ऑर्बिटल है क्या? तो ऑर्बिटल की कहानी तो मैं तुम्हें इतने अच्छे से बताऊंगा कि तुम्हारी रूह तृप्त हो जाएगी। इतनी चीज़ों के आंसर तुम्हें मैं ऑर्बिटल से दूंगा, क्यों, क्या, कैसे, जिसे आज तक तुम ना कभी पढ़ पाए हो और ना कभी तुम बुक में पढ़ पाओगे। अगर तुमने बुक पढ़ी तो तभी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी, लेकिन भाई तुम तो प्लेट में चाहिए सब कुछ, बुक तो दूर की बात है पढ़ने की। अब देखो ऑर्बिटल क्या होती है। अगर एक सिंपल सा बताऊं, ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एफिशिएंसी को या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं बना देता हूं, एक न्यूक्लियस बना दिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है, एक न्यूक्लियस बना दिया बीच में। अब इसके जो चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हम इसको ऑर्बिटल का नाम देते हैं। और फिर सेल होती है, सेल के अंदर ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल के अंदर जाके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और जो ऑर्बिटल होती है उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सेल होती है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल होती है। बात समझ रहे आ रही है? जैसे एक मोहल्ला है, एक गली है, वो पूरी जो गली है ना, वो तो आपका सेल का काम कर रही है, और उसमें जो छोटे छोटे घर है ना, वो ऑर्बिटल का काम कर रही है। बात समझे? इस तरीके से याद रखोगे तो याद रहेगी बात, ठीक है। अब देखो ऑर्बिटल कितने टाइप की होती है। तुमने देखा होगा ऑर्बिटल के बारे में कि हमारी पहली होती है एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल की तुमने शेप भी पढ़ी है कि सर ये न्यूक्लियस है और इसकी स्फेरिकल शेप होती है। बात ठीक है। और इसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात ठीक है। और सर ये नॉन डायरेक्शनल भी होती है,
ये चीज तो तुम्हें पता है, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि ये स्पेरिकल क्यों होती है, पॉइंट ये है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्यों होती है, ये पी ऑर्बिटल टाइप क्यों नहीं हो सकती, ये डंबल टाइप क्यों नहीं हो सकती। यही क्वेश्चन हमें दिया था क्वांटम मैकेनिक्स ने। जो चीज़ें दुनिया में एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी वो क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन कर दी थी। क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे तुम आगे एमएससी में, या वो आइडिया तुम्हें यहाँ पे मिलेगा बीएससी में जैम के लिए थोड़ी आती है, लेकिन डिटेल में पढ़ोगे एमएससी में अगर तुमने पढ़ी तो। अब होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक वेव फंक्शन पढ़ते हैं और हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हम उसको एक वेव फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। भाई कैसे, इस तरीके से, ये देखो ये एक क्या है, वेव है। अब ये पॉजिटिव फेज में भी हो सकती है और ये नेगेटिव फेज में भी हो सकती है। तो जो ये वेव है ये हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। अब जो वेव फंक्शन होता है उसमें एक एंगुलर पार्ट होता है, ध्यान रखना, एक एंगुलर पार्ट होता है और एक हमारा रेडियल पार्ट होता है, ठीक है। अब इस रेडियल और एंगुलर पार्ट में जो आपका एंगुलर पार्ट होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या है और उनकी शेप कैसी है। फिर से सुन लो ध्यान से, एक वेव फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब क्वांटम से वेव फंक्शन ना कॉम्बिनेशन होता है एंगुलर पार्ट का और रेडियल पार्ट का। अब उसमें जो एंगुलर पार्ट होता है वेव फंक्शन का वो आपको बताएगा कि ये जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप की है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आई। अब कैसे पता लगता है इस बात का, इसका बात पता लगता है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स से इसका एंगुलर पार्ट निकालते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन निकालते हैं। तो जब हमने पहला एंगुलर वेव फंक्शन निकाला एस ऑर्बिटल के लिए, जब हमने पहला एंगुलर वेव फंक्शन निकाला एस ऑर्बिटल के लिए, तो उसमें क्या आया कि जो हमारा ये था फाई डेल्टा बोल सकते हैं, इक्वल टू आया 1/4 पाई, ये आया। अब इसमें अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो कोई भी थीटा टर्म इंक्लूड नहीं है। मतलब कि देखो तुमने ध्यान से देखा होगा कि हमारा न्यूक्लियस होता है, गोल होता है, ऐसे रखा है, ठीक है। अब जितना भी छोटा रहेगा वो स्फेरिकल शेप में होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, तो एटम तो ऑटोमेटिक छोटा होगा। तो उसने क्या मान लिया कि जो हमारी ऑर्बिटल होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो भी इसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब एंगुलर पार्ट में हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियस से थीटा देखते हैं, लेकिन एस ऑर्बिटल में तो यहां पे कोई थीटा टर्म ही इंक्लूड नहीं है। तो जब थीटा टर्म ही इंक्लूड नहीं है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। भाई तभी तो चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एस ऑर्बिटल में। अगर कोई थीटा होता तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती थी, थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती थी, थीटा की वैल्यू कम भी हो सकती थी, थीटा की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन यहां पे तो कोई थीटा टर्म ही नहीं है। तो जब थीटा टर्म नहीं है तो इसका मतलब इस एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो जो हमारी शेप निकल के आती है एस ऑर्बिटल की वो इसीलिए स्फेरिकल शेप आती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है। बात समझ में आ रही है। तीसरा, नॉन डायरेक्शनल होती है। अब तुम यहां पे देख सकते हो पॉजिटिव। अब जो हमारा वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वेव फंक्शन पॉजिटिव फेज में भी हो सकता है और नेगेटिव फेज में भी हो सकता है। तो एस ऑर्बिटल आपको यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है और नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव मिले, वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफाइंड बाय वेव फंक्शन और वेव फंक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव फेज। तो यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। तो एस ऑर्बिटल की कहानी पता लगी किस तरीके से है, क्योंकि इसके एंगुलर पार्ट में ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लोगे तो अच्छा लगेगा। हुई से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, पेज नंबर 13 होगा उस पेज से, कि उस पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अब देखो, अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल तुम्हें पता है, मेरा क्वेश्चन है तुम्हें क्यों का आंसर देना। पी ऑर्बिटल तुम्हें पता है डंबल शेप होती है, बात ठीक है। एक ऊपर पॉजिटिव फेज होता है, एक नीचे नेगेटिव फेज होता है। पॉइंट ये है कि जो वो लूप्स बन के आते हैं इसी तरीके के क्यों बन के आते हैं, इस तरीके के। वो इस तरीके के भी तो बन के आ सकते थे, या तो पी ऑर्बिटल भी तो सर्कुलर हो सकती थी। अब देखो, अब होता क्या है कि जब हम पी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर वेव फंक्शन लिखते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन हमने डिफाइन किया, तो वो होता है 3/4 पाई इंटू कोस थीटा। ये पी जेड ऑर्बिटल के लिए लिख रहा हूं।
ध्यान रखना। अब इस केस में क्या हो गया, एक थीटा टर्म इंक्लूड हो गई। बात ठीक है, हमारा न्यूक्लियस गोल ही है, मतलब हमारी जो शेप थी हम तो ये मान रहे थे कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही रहेगी। अब देखो जब हमारी थीटा टर्म इंक्लूड हो गई तो हम अगर यहाँ से थीटा रिप्रेजेंट करें, थीटा, अब कोस थीटा यहाँ पे अगर 0 पे बात करेंगे तो 0 पे 1 होगी, लेकिन 180 पे जाओगे तो नेगेटिव चली जाएगी, अगर इस पे जाओगे 90 पे तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता रहेगा तो इस वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब हमने इसका ग्राफिकल देखा रिप्रेजेंटेशन थीटा की हर एक वैल्यू को चेंज करके, तो हमें एक अजब ही चीज मिली। वो क्या मिला कि हमें इस तरीके के छोटे छोटे इधर इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, इस तरीके की, यहाँ पे भी इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, इस तरीके की। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, अगर इसकी 1.014 हो, फिर इसके बाद कितने आ जाएगी 0.3141, या उसके बाद 0.241, इस तरीके से अगर न्यूक्लियस से दूर होते चले गए तो इन लूप्स में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती चली गई। तो जो ये शेप आई क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ये शेप किस फॉर्म में आ गई, इस तरीके से आ गई। ये देखो इस तरीके से ही आ गई। अब इसमें क्वेश्चन पता लग गया तुम्हें कि दो ही लूप्स क्यों होती है, क्योंकि जब हमने इसका वेव फंक्शन डिफाइन किया क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन दो ही मिल रहे थे, और वो दो मिल रहे थे वो इस शेप में मिल रहे थे कि जब हम न्यूक्लियस से थोड़ा ऊपर जाते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही थी, तो उनकी शेप इस तरीके की डंबल शेप आ गई। क्या आ गई, डंबल शेप आ गई। तो इसीलिए पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है। अब इसमें देखो एक फेज पॉजिटिव होगा और एक फेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि तुम यहां पे इधर से इधर क्लिक करोगे तो पॉजिटिव फेज में आएगी, जैसे ही 180 पे पहुंचोगे नेगेटिव, आगे थीटा बढ़ाओगे तो नेगेटिव। तो इस तरीके से पी ऑर्बिटल में एक पॉजिटिव फेज होता है और एक नेगेटिव फेज होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नहीं, it is the phase of electron density, it is the phase of wave function which represent the electron density in the loops। बात समझ में आ रही है? जितनी मेहनत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ें इतनी तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए। तो ये डंबल शेप आ गई, तो ये डंबल शेप आ गई। अब इसकी देखो, एक तो ये चीज़ें क्या रहेगी, डायरेक्शनल रहेगी। डायरेक्शनल क्यों हो गई, क्योंकि भाई पॉजिटिव फेज से ही पॉजिटिव फेज रिप्रेजेंट होता है। अब देखो तुमने क्या किया, ये पॉजिटिव फेज है, अब तुम बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो और तुमने दूसरा पॉजिटिव फेज भी इसके साथ मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल आएगा तो तुम्हारा इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ के आएगा इस तरीके से। लेकिन अगर तुमने एक पॉजिटिव फेज को मिक्स कर दिया और भैया एक तुमने क्या किया, एक नेगेटिव फेज को मिक्स कर दिया, तो जो इनका एम्पलीट्यूड आएगा ना बन के, वो बस सिंपल सी सिंगल लाइन ही आएगी। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव फेज को नेगेटिव फेज के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन में तुम पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला दो, तो वहां पे नोड जनरेट हो जाती है, और उस नोड का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, 0 है। तो अगर मैं इस पी ऑर्बिटल की बात करूं तो इसमें अगर मैं ऐसे काट के देखूं, भाई इधर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर मैं एक प्लेन डाल दूं तो प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन इस प्लेन पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो इसलिए पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन भी होता है। क्या होता है, पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन भी होता है। डंबल शेप होती है, डायरेक्शनल होती है, नोडल प्लेन होता है, और एक चीज और पढ़ते हो तुम, जिराड और अनजिराड। जिराड का मतलब होता है कि उस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, या किसी मॉलिक्यूल के लिए भी होता है कि ये मॉलिक्यूल जिराड है या अनजिराड है। तो जिराड के लिए कंडीशन याद रखना, जिराड का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, और अनजिराड का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब देखो
ये p ऑर्बिटल है। अब मुझे खुद बताओ कि ये जिराड होगी कि अनजिराड होगी? अनजिराड होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो, तुम यहां से अप्रोच करने की कोशिश करोगे, इधर से देखो, अगर देखो इधर जाओगे तो नेगेटिव लूप्स मिलेगा, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लूप्स मिलेगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि यहाँ पे सेंटर पे खड़े होके तुम इधर जाओगे तो सेम चीज मिल रही है, इधर जाओगे सेम चीज मिल रही है, सामने जाओगे सेम, पीछे, इधर, इधर, हर डायरेक्शन से जाने के बाद तुम्हें सेम चीज मिल रही है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? और एक बात ध्यान रख लो, कभी कभी बच्चे मॉलिक्यूल में, एटम में दो दो सेंटर ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। अरे भाई, एक ही सेंटर हो सकता है, धरती का एक सेंटर, हर चीज का एक सेंटर हो सकता है, इंसान का भी एक सेंटर होता है, ये हो गया। तो एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, दो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में या दुनिया में हर चीज को जिसे तुम कंसीडर कर रहे हो उसमें सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो p ऑर्बिटल की बातें समझ में आ गई। अब p ऑर्बिटल, अब ये भी आता है कि p ऑर्बिटल 3 ही क्यों बनती है। अब इनकी डायरेक्शन भाई, जब तुम वेव फंक्शन निकाल रहे हो तो वेव फंक्शन डायरेक्शनल भी होते हैं, x y z तीनों डायरेक्शन में निकाल सकते हो। तो ऐसे ही p ऑर्बिटल कितनी टाइप की हो सकती है? px, py हो सकती है और pz हो सकती है। बात समझ में आई? तो अगर मैं pz को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो z डायरेक्शन में इसके लूप्स बनेंगे, x को कर रहा हूं तो x डायरेक्शन में, y को कर रहा हूं तो y डायरेक्शन में बनेंगे। बात ठीक है? ऐसे ही अब हम कहानी पढ़ते हैं d ऑर्बिटल की। देखो, अब d ऑर्बिटल में भी हमें पता है डबल डंबल सेफ होती है, पढ़ते आ रहे हो बचपन से, लेकिन क्यों डबल डंबल सेफ होती है बताओ मुझे, बताएगा? बिल्कुल सेम रीजन है। अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ मिल चुका है। अब d ऑर्बिटल है, अब d ऑर्बिटल में डबल डंबल सेफ होती है। अब होता क्या है, d ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन या थीटा जो हमारा डिफाइन होकर आता है वो आता है 5/4 पाई, 16 पाई होता है यहाँ पे, ठीक है। 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ? dz ऑर्बिटल के लिए बता रहा हूँ। हर d के लिए नहीं बता रहा, हर dx y के लिए अलग होता है, dz के लिए अलग होता है। तो मैंने बस एक रेफरेंस के तौर पर तुम्हें समझाने के लिए dz स्क्वायर ऑर्बिटल ली है। अब इसमें देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी थीटा के ऊपर रिप्रेजेंट करेगी। थीटा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, घटेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी घटेगी। तो सेम कहानी इसमें हुई। हम तो क्या मान रहे थे कि d ऑर्बिटल भी स्फेरिकल होनी चाहिए, तो हमने ये क्या लिया, बीच में न्यूक्लियस लिया, इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कल में बनाई, और जब हमने इस थीटे को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो हमें क्या मिला, इस तरीके की एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, इस तरीके की ये ट्रायंगुलर शेप में बना के लिख सकते हो। तो इस तरीके की हमें 4 रीजन मिले कि जब हमने थीटा ऑर्बिटल को पढ़ा। एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये, और ये 4 रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो हमने एक बेटर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने क्या किया, इस ऑर्बिटल को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ये देखो, तो ये हमारी ऑर्बिटल क्या बन जाती है? डी ऑर्बिटल, जिसमें अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो डी ऑर्बिटल में हमारा क्या होता है? डबल डंबल शेप आ जाती है, डबल डंबल शेप आ जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूं, ये बताओ कि इसका डी ऑर्बिटल नाम क्यों रखा? एस पी डी, डी ना करके हम जी कर सकते थे, एफ कर सकते थे, तो उन्होंने साइंटिफिक रीजन निकाला। क्योंकि तुम अगर देख रहे हो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेपरेट है, इधर उधर फैली हुई है, और सेपरेट वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। तो जो ये डी ऑर्बिटल का नाम आया है वो डिफ्यूज वर्ड से निकल के आया है, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस 3D रीजन में सेपरेट है, और सेपरेट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। तो डी ऑर्बिटल का नाम किससे है? डिफ्यूज से। अब देखो, अब होगा क्या, मैंने क्या बताया, कितने नोडल प्लेन हो गए? शेप हो गई डबल डंबल।
अब मुझे बताओ जिराड होगी कि अनजिराड, ये तो खुद देख के बता दोगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर गए इस डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव मिला, उधर पॉजिटिव मिला, इधर गए इधर नेगेटिव मिला, और भैया इधर भी नेगेटिव मिला। तो जब नेगेटिव मिला तो ये हमारी कैसी हो गई, जिराड शेप की हो गई। एस ऑर्बिटल क्या होती है, जिराड शेप की होती है। अब देखो, अब हमें निकालने हैं नोडल प्लेन। अब हमने जब नोडल प्लेन डाला तो भैया इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, क्योंकि रीजन तो ये है, और भैया इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो इसका मतलब दो रीजन हमें ऐसे मिल चुके हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो अगर हम डी ऑर्बिटल में बात करें नोडल प्लेन की कि कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो दो हमारे नोडल प्लेन होते हैं। बात समझ में आ गई। ये भी डायरेक्शनल होती है। देखो SOP इस पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलाओगे तो तभी तो बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो ऐसे ही हमारी F ऑर्बिटल होती है। तो ये जो D ऑर्बिटल बनी है इसमें कितने लूप्स होते हैं, 6। और ऐसे ही अगर F ऑर्बिटल होगी तो उसमें कितने लूप्स होते हैं, D ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 4। और ऐसे ही F ऑर्बिटल में कितने होंगे, 6 लूप्स होंगे। तो वहां पे उन्हें क्या मिले होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन मिले होंगे, तभी हमारे F ऑर्बिटल में 6 लूप्स होते हैं। कैसे, देखो बना देता हूं। क्या मिलता है, एक इस तरीके का लूप्स मिलता है, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का। ये हमारी F ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। बात ठीक है। F ऑर्बिटल क्या हो सकती है, देखो F ऑर्बिटल dz क्यूब हो सकती है, dx क्यूब हो सकती है, dy क्यूब हो सकती है। सॉरी F लिखो यहाँ पे, F 3। अब क्या होती है, F x y z हो गई। अब क्या हो सकती है, F x स्क्वायर, या यहाँ पे लिखो F x y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर, F y जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारी कितनी ऑर्बिटल हो सकती है, F 7 ऑर्बिटल हो सकती है। तो तुमने देखा होगा कि S P D F G अगर ऑर्बिटल की बात करें कि कितनी ऑर्बिटल होती है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें कितनी होगी 4, इसमें कितनी होगी 6। और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते तो उन्होंने एक कॉमन एक नंबर दे दिया कि 2l+1 से तुम निकाल सकते हो कि उसमें कितनी ऑर्बिटल हो सकती है। तो जो ये 2l+1 आया है ना, तो ये भी क्वांटम से ही निकल के आया है। उन्होंने डायरेक्ट नहीं दे दिया। जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन देखा, तभी उन्होंने 12+1 दे दिया। और l क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ पीरियोडिक में। अगर s ऑर्बिटल के लिए l कितना होता है, 0 1 2 3, और इसके लिए कितना होगा 4, G के लिए तो 4 दूनी 8, तो G में कितनी हो जाएगी 9। तो बस L की वैल्यू को लिखते जाओ और तुम्हें पता लग जाएगा कि उसमें कितनी ऑर्बिटल होगी। बात समझ में आ रही है। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ तुम्हें क्या बता दूं, जब ये चीज़ें चली रही है कि जो ये होती है ना हमारी, ये F Z की क्यूब, X की क्यूब, Y की क्यूब, ये जो ऑर्बिटल होती है हमारी दिखने में कुछ इस टाइप की होती है। ये ऑर्बिटल होगी और इस तरीके से रिंग बनी होती है। कभी नहीं पता लगेगा तुम्हें, बस थोड़ा याद रख लो चीज़ें। जब ज़्यादा पता होगी तो तुम्हें पता होगा, थोड़ा माइंड ओपन रहता है। तो इसमें क्या होती है, 2 रिंग होती है और 2 लूप्स होते हैं। बात दिख रही है, एक इस तरीके का दिखती है, एक इस तरीके की लूप्स होती है। कौन सी, बस ये तीनों का बता रहा हूँ मैं, ये तीनों इस टाइप की दिखती है। बात समझ में, एफ एक्स वाई जेड ये सब जो कौन सी बता दी, उनमें 6 ऐसे इस तरीके की दिखती है। अब एफ ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की बात करोगे तो बस नंबर बढ़ाते जाओ। उसमें कितने थे, 2, तो एफ ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे, 3। सिंपल है। अब एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तीनों तरीके से जब 6 ऑर्बिटल बनाओगे तो मैं एक पूरी आपको टेबल बना देता हूं एट द एंड कि ऑर्बिटल जिराड होगी कि अनजिराड होगी, कितने नोडल प्लेन होंगे, किस तरीके से
हमारी चीज़ें डिफाइन होगी। डाल लो s ऑर्बिटल p d f g h i, जितना बढ़ाते जाना है चले जाओ। अब इसमें क्या होगी, s ऑर्बिटल होगी, यहाँ पे सेफ तो चलो तुम्हें पता ही दिए। क्या बताना है तुम्हें, क्या बता रहा था, नोडल प्लेन। अच्छा पहले तो ये बताना है कि जिराड होगी कि अनजिराड। s ऑर्बिटल क्या होगी, जिराड। p ऑर्बिटल क्या होगी, अनजिराड। ये क्या होगी, जिराड। ये क्या होगी, अनजिराड। ये क्या होगी, जिराड। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें और क्या बताया, नोडल प्लेन, कि नोडल प्लेन कितने होंगे। अब s ऑर्बिटल है, उसमें तो कोई नोडल प्लेन नहीं है क्योंकि स्फेरिकल शेप है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसमें कितना हो जाएगा 0, इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसी तरीके से जैसे ऑर्बिटल बढ़ती जाती है इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती चली जाती है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला या क्वांटम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि उसमें कितने लूप्स होंगे और कितनी होगी, तो 2l प्लस के 1 यूज़ करो, और l क्या है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, चलो टेबल बना देता हूँ, लो कंप्लीट। वैसे तो पीरियोडिक में बता चुका हूँ, इसलिए मैं पहले प्रीफर करता हूँ कि बच्चे जाके पहले पीरियोडिक पढ़े। s p d f g, इसके लिए 0 1 2 3 4, तो g में कितने आ जाएंगे, 9 लूप्स आ जाएंगे। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता करना है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे बस 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें पता लग जाएंगे कि इस पूरी d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे करके दिखाऊं, जैसे s में देखो, s में क्या यहाँ पे 0 लिखोगे, 1 आ गया तो 2, तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिख देते हैं, चलो नीचे ही एक टेबल और बना, सब कुछ सही। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ सकते हैं 6, इसमें कितने आ सकते हैं 10, और इसका देखो 3 दूनी 6 और 1 7 दूनी 14, तो f में कितने आ गए 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल। अब g में 4 दूनी 8 और 1 9 9 दूनी 18, तो इसमें कितने आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 9 दूनी 18, बात ठीक है। तो ऑर्बिटल का पता लग गया कि कितने ऑर्बिटल हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस तरीके से जब तुम यहाँ पे इसी सारणी में लिखोगे कि कितने बॉक्स बनेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही बॉक्स बनेगा, इसमें 3 बॉक्स बनेंगे, इसमें 5 बॉक्स बनेंगे, इसमें 7 बॉक्स बनेंगे, और इसमें 9 बॉक्स बनेंगे। तो इन बॉक्स बनने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने बॉक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिल की जा रही है। तो तुम्हें एस, जिराड, अनजिराड, ये सारी चीज़ें पता लग चुकी है, ऑर्बिटल्स पता लग चुकी है। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो इन चीज़ों से हटके है। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि डी ऑर्बिटल होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एस ऑर्बिटल है, स्पेरिकल है, बात ठीक है। पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बात ठीक है। लेकिन भैया जो ये डी ऑर्बिटल है इसकी कहानी कुछ अलग है, तो इसकी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।